Very good evening to all of you. Good evening, sir. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, good evening. ओके, आई एम वेरी सॉरी, काफ़ी गैप हो गया। हमें लगता है कि 5-10 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? क्यों? सर लास्ट क्लास 28th को हुई थी, सो 11 days. 28। ओके, काफ़ी लंबा गैप हो गया क्लास में। एक्चुअली जिस काम से गए थे वो काम थोड़ा आगे बढ़ता चला गया और आपकी क्लासेस मुझे पोस्टपोन करनी पड़ी। हमसे और बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ मुझे इस चीज़ का। इट्स ओके, क्या कर सकते हैं कि निकल गया है समय, अब उसके बारे में तो बात नहीं कर सकते। क्यों अनुज? अब जो है उसको यूटिलाइज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ क्लास। व्हाट वर डिस्कस इन लास्ट क्लास प्लीज? हाँ जी, बताइए। Sir, we have completed till section 18. So now we have to start with section 19. ओके, सेक्शन 19 19। में mistake करना है, sir, mistake. ओके, हाँ, सेक्शन 19 और 19A अगर हम बात करें तो हमने शायद ये पहले डिस्कस किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने 19 और 19A को ही डिस्कस किया था। उसके बाद ही मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द ग्राउंड्स, ऑन व्हाट ग्राउंड्स वाइडेबिलिटी बेस्ड, किसके ऊपर वाइडेबिलिटी बेस्ड है, कैसे वाइडेबल हो सकते हैं। तो आपने देखा था कि 19A में स्पेसिफिक है क्या, कौन सा ग्राउंड है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। Influence. अनड्यू इन्फ्लुएंस। और बाकी का क्या है? अंडर 19 क्या है कि दे आर सर्टन अदर ग्राउंड्स, जो कि आपने देखा कि जो आपने पढ़ा ना कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सारे डिफाइंड हैं। इनको कब मानेंगे कि ये हुए हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसेंट। सो व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री, तो हम कह सकते हैं कि ऑन दीज सिचुएशन, जैसे कि व्हेन अनड्यू इन्फ्लुएंस इज कॉज, मिसरिप्रेजेंटेशन इज कॉज, या फिर वो आपका जो है क्वेश्चन इज कॉज, तो ये क्या है, इनके वजह से अगर कोई कंसेंट अगर गलती से भी अगर विसिएट हुई है तो ये एग्रीमेंट को वाइडेबल कर देंगे। जो कि कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो चुका है उसे वाइडेबल में कन्वर्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी। Yes, इस sir. इसके बाद अब बात आती है कि मिस्टेक ऑफ, या मिस्टेक की बात कर लेते हैं। जैसे कि देर आर टू पार्टीज एंड बोथ पार्टीज आर एट मिस्टेक। एंड कैसे मिस्टेक? इसेंशियल फैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, किसी एक इसेंशियल फैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट का बेस है, और उसके लिए क्या है, उसमें इनको मिस्टेक है। बोथ पार्टी आर एट मिस्टेक। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी मिस्टेक में हो। देर मे बी अ चांस दैट वन पार्टी मे बी एट मिस्टेक। क्यों? हो सकता है, नहीं हो सकता है वर्णिका? Yes, sir. हो सकता है। तो यहां पर जो दो तीन सेक्शन है, जैसे हम बात करें अगर कि सेक्शन 20, 21 एंड 22, तो ये तीन सेक्शन हम एक साथ मैच करेंगे, इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे, कंपेरेटिवली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट करिएगा, जस्ट हेडिंग डालिएगा मिस्टेक, और उसके नीचे दो एरो दीजिएगा। मिस्टेक, पहले आपने क्या लिखा? मिस्टेक। वर्णिका, हाँ जी बताइए। Sir, like you asked कि both the parties can be at mistake, but अभी sir अभी अगर अभी अभी लिख लीजिए वर्णिका, फिर हम डिस्कस कर okay लेंगे, sir. ठीक है? हाँ, मिस्टेक हेडिंग डालेंगे, एरो देंगे, एक तरफ लिखेंगे व्हेन बोथ पार्टीज आर एट मिस्टेक, फर्स्ट एरो के नीचे। सेकेंड एरो में लिखेंगे कि व्हेन वन ऑफ द पार्टी एट मिस्टेक। ओके, नाउ इसके नीचे लिख लेंगे सेक्शन 20, फर्स्ट एरो में जो आपने लिखा ना, व्हेन बोथ पार्टीज एट ए मिस्टेक, सेक्शन 20, एंड व्हेन वन ऑफ द पार्टी एट मिस्टेक, सेक्शन 21। Sir, in सॉरी, section 22. Okay. 22, 22, सॉरी। ओके, हाँ जी, हाँ जी, लिख लिया आपने। अब अगर हम बात करें तो जो आपने फर्स्ट लिखा कि व्हेन बोथ पार्टीज आर एट मिस्टेक, तो इन्होंने डायरेक्टली इसका किसी सेक्शन से संबंध नहीं है। अगर दोनों पार्टीज अगर किसी
मैटर ऑफ फैक्ट जो कि विच इज इसेंशियल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर दोनों पार्टीज अगर गलती लगती, दोनों पार्टीज की गलती हो गई है, तो मैटर ऑफ फैक्ट, अब प्लीज एक बार लिखेंगे, एरो देंगे नीचे, मैटर ऑफ फैक्ट। और मैटर ऑफ फैक्ट क्या होगा? मैटर ऑफ फैक्ट में देखेंगे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट विच इज इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कागज पर कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं जो कि इसेंशियल पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। तो बात है कि क्या इसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट में, हम बात करेंगे क्या इसेंशियल हो सकता है। हम एग्जांपल भी आपको देंगे कि इसेंशियल क्या हो सकता है। जैसे मैं आपको एक यहीं पर बता सकता हूं कि क्या क्या चीज़ें इसेंशियल हो सकती हैं। इसेंशियल हो सकता है कि क्या बोलते हैं इसको, विच फैक्ट मे बी इसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, विच फैक्ट मे बी इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। एक एरो देकर के नीचे लिख लेंगे, ज्यादा नहीं है, 3 ही फैक्ट हैं। विच फैक्ट मे बी इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट? फर्स्ट, आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज। सेकेंड, द आइडेंटिटी एंड नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। And third is the nature and consent to the promise। हाँ जी, ये 3 चीजें हैं जिनको हम मान सकते हैं कि देखिए, जब आप ए एंड बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये जानना जरूरी है कि क्या बी वही व्यक्ति है जिससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या ऐसा तो नहीं कोई दूसरा आदमी साइन कर रहा है। ए ने बी एंड सन्स की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, पता चलता है बी एंड सन्स कंपनी जो है वो लग रहा था पार्टी को कि ये उनकी है, टाटा की है, लेकिन बाद में पता चलता है ये कंपनी किसकी नहीं है, टाटा की नहीं है। क्यों? आपने क्या समझ के कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम टाटा की ग्रुप से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बी एंड कंपनी जो है वो क्या है, टाटा ग्रुप से एफिलेटेड है, तो हमने ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन बाद में जब माल डिलीवर हो गया तो आपको पता चलता नहीं ये तो टाटा की नहीं, ये तो रिलायंस वालों की है। तो क्या जरूरी क्या चीज़ है, कैसा फैक्ट जो है जिसको हम कहेंगे कि इसकी मिस्टेक हो जाए अगर, तो ये वाइड हो जाएगा या वाइडेबल हो जाएगा। तो एक जनरल रूल हमने जो बात की अभी, कौन कौन से फैक्ट है विच आर इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी, विच फैक्ट्स आर इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, कौन से फैक्ट इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, प्लीज बताइएगा मुझे। अभी आपने लिखा है ना Sir, identity of parties, identity and nature of subject matter and nature of the consent. नेचर ऑफ द कंसेंट, करेक्ट। वापस आ जाते हैं हम, ठीक है, थोड़ा पीछे। आपने अभी जो बात की थी कि एक तो हमने बात की क्या, मिस्टेक के अंडर में हमने बात करी कि द फर्स्ट एरो आपने दिया था कि बोथ पार्टीज एट मिस्टेक एंड द व्हेन वन ऑफ द पार्टी एट अ मिस्टेक। ओके, बोथ पार्टीज आर एट मिस्टेक, सेक्शन 20 एक बार रीड करेगा कोई भी, जस्ट सी द सेक्शन 20। हाँ जी, एनीवन प्लीज, टाइम मत लगाइए प्लीज। Sir, may I? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। Section 20. Agreement void where both parties are under mistake as to matter of fact. Where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void. ओके प्लीज वर्णिका, इसमें एक सेक्शन में एक हाईलाइट करिएगा लाइन जो कि लिखा हुआ है क्या कि पार्टीज एट मिस्टेक क्या है, इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्या फैक्ट इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, हाईलाइट करेंगे इसको। कब वाइड हो जाएगा? व्हेन बोथ पार्टीज आर एट मिस्टेक टू द फैक्ट इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे मतलब हवाई फैक्ट में नहीं, जो फैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी हो। जैसे एग्जांपल, टी एंड कंपनी का एक शिप है जो कि इंग्लैंड से चला इंडिया आ रहा है। किस कंपनी का है? टी एंड कंपनी, करेक्ट। ए एंड बी दोनों लोग इंडिया में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं उस शिप का, और वो शिप पर जो सामान लदा हुआ है उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं कि ये शिप अगर आ जाए तो आपको हम क्या करेंगे,
इस शिप पर जो मेरा सामान लदा हुआ है वो आपको मैं डिलीवर कर दूंगा, प्रियंका। Yes, sir. लेकिन रास्ते में वो शिप क्या हो जाता है, डूब जाता है और वो नहीं पहुंचता है, और किसी को इस चीज का पता नहीं है कि वो शिप कहां है और पहुंचा क्या हुआ उसका। लेकिन बाद में दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो पता चलता है कि वो शिप डूब गया। तो दिस इज अ फैक्ट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों Yes, वर्णिका, sir. जब तक वो जहाज नहीं आएगा किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा क्या? क्यों? नहीं सर। और ये जो फैक्ट है ये इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो जहाज ही नहीं पहुंचता है तो हम कहां से आपको सामान दे देंगे? क्यों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो फैक्ट है टू द इसेंशियल, फैक्ट इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट इज वो शिप चल चुका है बट पहुंचा नहीं। दोनों पार्टीज को नहीं पता था कि वो शिप डूब गया है। दे कंक्लूडेड अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 20 कवर्स, सेक्शन 20 गिव्स प्रोटेक्शन टू द पार्टीज, बोथ आर एग्जेम्प्टेड। क्या है? देयर इज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्या होगा ये? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 कॉन्ट्रैक्ट शैल बी Void. कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइड बिकॉज बोथ पार्टी आर एट मिस्टेक। दोनों को अननोन थे, उन्हें पता नहीं था फैक्ट के बारे में कि ये जहाज आ रहा है, रास्ते में है, या वो आ पाएगा नहीं आ पाएगा, सिर्फ वो डूब गया। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि व्हेन वन ऑफ द पार्टीज एट मिस्टेक, दूसरी तरफ की हम बात करते हैं। वहां पर आपको पता चलेगा कि सेक्शन 22 एक बार रीड करेंगे। सेक्शन 22 या 21 क्या है देखिएगा एक बार, किस सेक्शन में है देखिए, ध्यान दीजिए। Section 22. सेक्शन 22 प्लीज। हाँ, इसको अभी समझना है। हाँ जी। Yes, sir. Contract caused by mistake of one party as to matter of fact. A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact. ओके, तो आपने यहां पर देखा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल merely बिकॉज इट वॉज कॉज बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट बीइंग अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। कि अगर एक पार्टी की मिस्टेक है, अब हम बात करेंगे एक और चीज की। जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है, यूनिलैटरल, मल्टीलैटरल और बाइलैटरल कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? Bilateral and multilateral. यूनिलैटरल, बाइलैटरल, मल्टीलैटरल। यूनिलैटरल पार्टीज मींस कि जहां पर सिंगल पार्टी है और वो क्या करती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, पार्टीज तो दो होती हैं, लेकिन कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। इज इट क्लियर प्रियंका? मेरी बात समझ Yes, रहे हैं? sir. यूनिलैटरल का मतलब क्या है कि एक पार्टी ने स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया और बाकी के लोग आते हैं, साइन करते हैं, चले जाते हैं, साइन करते हैं, चले जाते हैं। जैसे कि टिकट लेते हैं आप, तो एक फॉर्मेट बना हुआ है टिकट का, तो आप अगर बस में बैठेंगे तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, आप पार्टी बनेंगे उसके। ठीक है, यूनिलैटरली। दूसरा आदमी जो हर जगह आपको अवेलेबल नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब बात आती है मिस्टेक की। तो ये जो वन पार्टी एट अ मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक, एक पार्टी मिस्टेक कर रही है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यूनिलैटरल अगर मिस्टेक है तो क्या होगा? मिस्टेक को मिस्टेक माना जाएगा। हाँ जी, बताइए। So not voidable. नॉट वाइडेबल। नॉट वाइडेबल का मतलब क्या होता है? Valid, sir. वैलिड। नॉट वाइडेबल का मतलब वैलिड हुआ ना, कि आप गलती कर रहे हैं, आपको सोचना समझना चाहिए, ढूंढना चाहिए आपको जो गलती हुई है। क्यों रिमझिम? Yes, sir. आपको ढूंढना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे आप लोग समझते हैं ना, जब आप लोग जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उसके लिए क्या लिखा रहता है कि आप इसके टाइटल को क्या करिए? सर्च करिए। क्यों? म्यूनसिपैलिटी में जाकर के उस टाइटल के बारे में पता करिए, बिजली का बिल बकाया तो नहीं है, क्यों कोई चार्ज तो नहीं है, मॉर्गेज तो नहीं है। करना पड़ता नहीं करना पड़ता है? ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर कोई मिस्टेक आप करते हैं, आप जल्दबाजी में खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है 20,000 रुपए का बिजली का बिल जमा करना है आपको, जो पार्टी बेच के गई है उसने जमा नहीं किया था, तो आपको जमा करना पड़ेगा ना। क्यों प्रियंका? Yes, sir. आप ये नहीं कह सकते ना कि नहीं नहीं सर हमें तो पता ही नहीं था सर, इट्स अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या है ये?
ये कैसे है, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22, कॉन्ट्रैक्ट caused by mistake of one party as to matter of fact, a contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to matter of fact. This should not be voidable. When both parties are at mistake, then it is void. When one of the party is at mistake, merely अगर कोई क्वेश्चन अंडू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ है merely. अगर वहां पर आप ये शो कर सकते हैं कि सर I was at mistake due to the coercion, undue influence, misrepresentation. Due to all these things, I was not able to search the title, search the real position. Then you can convert your agreement voidable. Otherwise, generally, if one party is at a mistake, cannot convert the contract voidable merely on the grounds of the mistake on one part, Okay. अब एक चीज और आ जाती है यहां पर कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जब आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की थी सेक्शन 20, तो एक बार रीड करिएगा सेक्शन 20, कोई भी जस्ट रीड द सेक्शन 20. Yes, sir. Section 20, agreement void where both parties are under mistake as to a matter of fact, where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void. ओके ओके ओके, जस्ट वेट. आपने एक वर्ड देखा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो मिस्टेक मे बी ऑफ टू काइंड्स, ये भी आप साइड में लिख सकते हैं. मिस्टेक मे बी ऑफ टू काइंड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ Law, sir. लॉ. आपने आईपीसी में पढ़ा था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल. क्या है, आपने पढ़ा था ना वहां पर, Yes, sir. मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज Not excusable. नॉट एक्सक्यूजेबल. ओके. लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि मिस्टेक ऑफ लॉ में कब मिस्टेक ऑफ लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट के इक्विवेलेंट होती है. व्हेन मिस्टेक ऑफ लॉ इज इक्विवेलेंट टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट. कोई बता सकता है मुझे? वर्णिका. When mistake of law is equivalent to the mistake of fact in a contract act and that shall be void. थोड़ा सा ध्यान लगाइए. When it is a mistake of foreign law, not Indian law, क्या होगा वर्णिका? When it's a mistake of foreign law. जब मिस्टेक कैसी होगी प्रियंका? मिस्टेक कैसी होगी? जब फॉरेन लॉ की मिस्टेक होगी तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी कॉन्ट्रैक्ट में, देन कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइड. जस्ट रीड द सेक्शन 21. नहीं सॉरी 20. One, sir. हाँ जी 21 करेक्ट. Yes, sir. Effect of mistakes as to law, a contract is not voidable because it was caused by mistake as to any law enforced in India, but a mistake as to a law not in force in India has the same effect as a mistake of fact. हाँ जी, क्या, चलिए ये समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? अनुज, अखिलेश. Yes, sir. हाँ जी, बाकी अखिलेश समझ में आया? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना ये? ओके. देवेंदु. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब क्वेश्चंस बताते हैं कैसे बनते हैं, जो आपसे गलतियां होंगी छोटी छोटी. पहला क्वेश्चन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट. द एग्रीमेंट done in a mistake of fact by the both parties is voidable, void, not voidable, valid. Answer. सर एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए. Mistake of fact, sorry, agreement due to the mistake of fact of both the parties is voidable, void, not voidable, valid.
So void. Void, sir. Void. Correct. Void. Under section, under which section mistake of fact by one of the parties is considered as वाइडेबल एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट, या फिर अंडर विच सेक्शन के नाम? हाँ, 20, 21, 22, 23। Section 22. 22. हाँ जी, 22. चलिए ये अब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग अपनी मैनेज करेंगे और मैं आपको जनरली बताता हूँ क्या है। जनरली फर्स्ट थिंग, मिस्टेक। मिस्टेक क्या है? इट इज़ अ, नोट डाउन प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्टेक? नोट डाउन मीनिंग ऑफ द मिस्टेक। मिस्टेक है क्या, जो कि कहीं पर आपको बताना पड़े तो आप क्या बताएंगे इसे? जैसे आप अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बताते हैं कि अनवारंटेड स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप फ्रॉड के बारे में बताएंगे तो क्या है, डिसेप्शन होना जरूरी है। क्या है? अनवारंटेड स्टेटमेंट या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन। और मिसरिप्रेजेंटेशन के साथ क्या है प्रवीण? मैंने एक लाइन बताई थी आपको, क्या कहा था बताइए डिफरेंस मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड में? Sir, in misrepresentation is a suppression of fact without intention to deceive. यस, एंड फ्रॉड? Sir, यहाँ पे fraud is a suppression of fact with intention to deceive विद the other इंटेंशन टू party. डिसीव। हाँ जी, करेक्ट। तो अब ऐसे ही हम अगर बात करें कि मीनिंग ऑफ मिस्टेक की, तो मिस्टेक क्या है? मिस्टेक इज अ एरोनियस बिलीफ अबाउट समथिंग। वो लॉ की हो सकती है, वो फैक्ट की हो सकती है। मिस्टेक इज एरोनियस बिलीफ अबाउट समथिंग, मे बी ऑफ यूनिलैटरल, बाइलैटरल, मल्टीलैटरल। मे बी ऑफ यूनिलैटरल, bilateral, or multilateral. Unilateral is not voidable. Bilateral is void. Bilateral is void. Okay? And in contract, mistake must relate to the fact, not opinion. Mistake must relate to the fact, not opinion. अंडर सेक्शन 20 या 21 हम अगर बात करें तो मिस्टेक मस्ट रिलेट टू द फैक्ट, नॉट ओपिनियन, एंड फैक्ट मस्ट बी एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये सब पॉइंट्स लिखते जाइए, आगे बढ़ा करके आप लिख पाएंगे। तब क्या लिखा आपने? मिस्टेक मस्ट रिलेट टू द फैक्ट, नॉट ओपिनियन। सेकेंड, fact must be essential to the contract. Fact must be essential to the contract. Must be second. Third is fact must be pre-existing. एक बार रिपीट करिएगा, क्या लिखा आपने? Yes, sir. Meaning of mistake. Mistake is a erroneous belief of something, maybe of unilateral, bilateral, and multilateral. And in contract, mistake must relate to the fact and not opinion. Fact must be essential to the contract. Fact must be pre-existing. ओके, अब बात कर लेते हैं हम कि फैक्ट मस्ट बी इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो विच फैक्ट्स आर इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया है, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो इसेंशियल हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के? Yes, sir. Identities of the parties, identity and nature of the subject matter, the nature and consent to the promise. ओके, अब जब आपने बात की थी मिस्टेक की, जब फर्स्ट हमने बात की सेक्शन 20 की, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की कि बोथ पार्टीज आर एट मिस्टेक, तो हम क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? ये वाइड हो जाएगा, एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। करेक्ट अंकित? क्या है कि बोथ पार्टीज आर एट मिस्टेक, क्योंकि बोथ पार्टीज आर एट मिस्टेक का मतलब क्या है? दे वर नॉट एट कंसेंसस एडेडम। अंकित Yes, sir. क्या नहीं है वो? दे आर नॉट एट कंसेंसस एडेडम, एंड कंसेंसस एडेडम इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोथ पार्टी मस्ट हैव अ सेम माइंड, सेम मीटिंग ऑफ माइंड इन अ सेम थिंग। क्यों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देयर मस्ट बी कंसेंसस एडेडम, मीन्स एग्रीमेंट किस चीज पर होना चाहिए? दे मस्ट हैव मीटिंग ऑफ माइंड, उनका मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, सेम सेंस सेम थिंग। तो वो तो अवेलेबल है नहीं यहां पर, तो दोनों पार्टीज का नहीं है। इसका मतलब
वाइड हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। लेकिन बात आती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन मिस्टेक एंड अ म्यूचुअल मिस्टेक। क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन मिस्टेक एंड अ म्यूचुअल मिस्टेक, बताइए। लगाइए, दिमाग लगाइए अपना। कॉमन मिस्टेक एंड म्यूचुअल मिस्टेक, एग्जाम्पल के जरिए कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, वर्णिका। Sir, common mistake can be a mistake that is done by everyone, regardless of the fact if they are getting in a contract or not. And mutual mistake can be a mistake that is done by both the parties who are getting in an agreement. थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बता सकते हैं कोई एग्जांपल? ए एंड बी एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, एक चलिए घोड़ा ही बेच लेते हैं, तो कब मानेंगे कि ये म्यूचुअल मिस्टेक है और कब मानेंगे कॉमन मिस्टेक? बताइए, एक एग्जांपल देकर के बताइए हमें आप। अंकित, कॉमन मिस्टेक का मतलब क्या है? आपने कॉमन इंटेंशन पढ़ा था वर्णिका? Yes, sir. प्रियंका, कॉमन इंटेंशन पढ़ा था आपने? यस सर। तो कॉमन इंटेंशन से क्या पता चलता है? कब कॉमन इंटेंशन अप्लाई करते हैं कि इनका कॉमन इंटेंशन सही 34 में लाना है, इनको सबको बराबर सजा दीजिए, कब? चलिए बात करते हैं हम कॉमन मिस्टेक की। तो कॉमन मिस्टेक का मतलब है दोनों पार्टीज क्या हैं, एक ही मिस्टेक की है उन्होंने। क्या की उन्होंने? क्या की उन्होंने? जैसे सेम मिस्टेक। जैसे एग्जांपल हमने आपको बताया था कि टी एंड कंपनी जो है वो एक कार्गो शिप है की कंपनी लेकर के वो आ रहा है, और दोनों पार्टीज़ को पता है कि वो चल चुका है, रास्ते में है, या दोनों को ये नहीं पता था कि वो शिप डूब गया है। इज इट क्लियर प्रियंका? यस सर। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या है? यस सर। उन्हें ये नहीं पता था, दोनों को एक ही फैक्ट दोनों को नहीं पता था। क्यों? जैसे एग्जांपल एक मतलब चलिए फेमिनिस्ट नहीं करेंगे, मैं एग्जांपल देने वाला था। आजकल बड़ा दिक्कत है, कुछ भी बोलो तो उसमें मेल फीमेल और बाकी के सब जेंडर मिला करके बात करो, तब सेकुलर बन पाओगे आप। क्यों दिवेंदु? अगर कहीं एक टीचर अगर कोई Yes, sir. अगर एक टीचर लगातार अगर 5 मतलब जो है फेमिनिस्ट अगर एग्जांपल दे दे, तो 6वें 7वें नंबर पे जाकर के बोल देंगे अरे ये सेक्सिस्ट है। क्यों? मतलब महिलाओं के Yes, प्रति sir. आजकल कॉमन है। महिलाओं के प्रति मतलब जो है इसको मतलब जो है इसके एग्जाम्पल सब महिलाओं के प्रति होते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है कि अपोजिट सेक्स बातें ज़्यादा होती हैं। क्यों प्रियंका? जैसे यस। 4 आदमी बैठ करके बात कर रहे हो ना, तो महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। 4 आदमी जब बैठे होते हैं ना आपस में बात कर रहे होते हैं, 4 आदमियों के बारे में भी बात करते हैं, पता है। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। ये लोग सोचते हैं अरे नहीं ये तो ऐसे ही है। बात करते हैं हम वापस। A is a father of B and C is the father of D। एक मेल है एक फीमेल है, ओके। मतलब एक लड़की के पिता और एक लड़के के पिता, दोनों लोग अपने एक जिले में बैठ करके शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। किसका? उनकी लड़की और इनका लड़का, करेक्ट। और दोनों को पता नहीं है कि लड़की क्या है, वो पागल हो गई है पढ़ाई करते करते, या लड़का पागल हो गया है। क्यों प्रियंका? और उसको मतलब यूपीएससी के सपने आते हैं रात में, है कि नहीं? उससे पूछते हैं का बताता खा है, दिन की बात करो रात की बात करता है, मतलब पागल है। तो अब ये बात तो उनके पिताजी को पता नहीं थी और किसी को नहीं पता थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की और म्यूचुअल मिस्टेक की। तो म्यूचुअल मिस्टेक में
कॉमन मिस्टेक मतलब एक फैक्ट है जिसके बारे में दोनों को गलत फहमी है। क्यों प्रियंका, क्या है? Yes, sir. एक फैक्ट है उसमें दोनों को गलत फहमी है। और म्यूचुअल मिस्टेक में क्या है? दोनों को अलग अलग गलत फहमी है। जैसे लड़की का बाप सोचता है कि ये लड़का पक्का श्योर पढ़ने में तो बहुत तेज था, यूपीएससी निकाल ही देगा, तो शादी कर लेते हैं सही समय पे। मालूम पड़ा कि कहीं अगर निकल गया इसका तो नहीं करेगा। क्यों दिवेंदु? लेकिन यस सर। उनको क्या पता है कि वो दिल्ली में दारूबाजी, नशेबाजी और मतलब जो है सिगरेट में बिजी है। पहले तो पढ़ने में ठीक था, यहाँ जब हमारे यहाँ था जिले में तो टॉप कर रहा था। क्यों? तो वो उसी फैक्ट को लेकर के और सोचते हैं कि अरे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पढ़ने में तो टॉपर था, पक्का कहीं न कहीं निकाल ही देगा। लड़की के बारे में जो लड़के वालों को पता है, उनको ये पता था कि लड़की भी होनहार है काफ़ी। क्यों? और लड़की भी बैंक में पीओ तो हो ही जाएगी, इतना तो मतलब अच्छी जगह से पढ़ी हुई है तो इतना तो हो ही जाएगी। पता चला कि वो भी मतलब जो है वो अफीम चरस और क्या नाम जो है वो डाइजाफॉर्म और पता नहीं कौन कौन सी दवाएं आती हैं मतलब अपनी ज़िंदगी में। तो दोनों पार्टीज़ को क्या है, क्या इसमें क्या कह सकते हैं? म्यूचुअल मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? कैसी मिस्टेक है ये? Mutual mistake, sir. म्यूचुअल मिस्टेक, वन ऑन अनदर फैक्ट एंड अनदर इन अनदर फैक्ट। क्या है कि एक पार्टी को एक फैक्ट पे मिस्टेक है, दूसरे को दूसरे फैक्ट पे मिस्टेक है, बट बोथ वर इन अ मिस्टेक। शादी कर रहे हैं और दोनों अलग अलग मिस्टेक हैं। ठीक है, दोनों को क्या है कि एक तरीके का फैक्ट जो है उस एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट है, जो एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या है, दोनों को एक तरीके का डिसबिलीफ है। डिसबिलीफ क्या कह सकते हैं उसको? हमने क्या बताया आपको? अभी एक लाइन बताई थी हमने, इरोनियस बिलीफ है। क्या है? क्या है वो? इरोनियस बिलीफ है। लेकिन कॉमन अगर हम मिस्टेक की बात करें तो एक ही फैक्ट पर दोनों को ही इरोनियस बिलीफ है। इज इट क्लियर? हाँ जी, समझ में आया तान्या? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को यहाँ पर प्लीज बताएगा मुझे। तो ये क्या है कि मिस्टेक में बी कॉमन मिस्टेक और अ म्यूचुअल मिस्टेक। ठीक है, दोनों ही आ सकती हैं। और अगर कॉमन और म्यूचुअल मिस्टेक है अंडर सेक्शन 20, ये क्या हो सकता है? वाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर एक पार्टी मिस्टेक में है तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? Not voidable. नॉट वाइडेबल। ओके, करेक्ट। और अगर वो मिस्टेक ऑफ लॉ इन्फोर्स इन इंडिया है तो Not voidable. मिस्टेक ऑफ, mistake of करेक्ट, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ इन इंडिया है अगर तो नॉट वाइडेबल। not voidable. और मिस्टेक ऑफ लॉ फॉरेन कंट्री या फिर नॉट इन्फोर्स इन इंडिया। Void. हाँ जी प्रियंका, क्या बोला तुमने? Void. हाँ, वाइड, करेक्ट। ये याद रखने का, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज हाईलाइट रखिएगा इसको। इस जोन को समझिए कि ये हाई रिस्क जोन है, यहाँ पर गलतियां होती हैं आपसे। ठीक है, सेक्शन 20 सर फॉरेन लॉ का void होगा या voidable होगा? वाइड होगा। फॉरेन लॉ का, फॉरेन लॉ का मतलब नॉट इन्फोर्स इन इंडिया। ओके, लॉ नॉट इन्फोर्स इन इंडिया। Okay, sir. फॉरेन लॉ नहीं कहेंगे, लॉ नॉट इन्फोर्स इन इंडिया। वो कहीं का कुछ भी हो, इंडिया का भी लॉ हो, इन्फोर्स नहीं अगर है यहाँ पर तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने नॉट इन्फोर्स इन इंडिया लिखा हुआ। इज इट क्लियर देवेंदु? यस सर, यस। हाँ जी, चलिए ये तो आपका सेक्शन 20, 21 एंड 22 तीनों सेक्शन आपके कवर हुए। अब हम बात करेंगे जो वो बात करने वाले हैं केसेस की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर केसेस हैं जो मैचिंग में आपसे पूछे जाते हैं, जिनके नाम तक आप भूल जाते हैं। उनको पहले आप एक साइड पे लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ ऑन दिस पॉइंट, इस टॉपिक पर कौन से केसेस हैं जिनको आपको मेमोराइज करना है, जिनको आपको रटरी लेना है एक तरीके से। आप समझिए, मतलब आपसे कोई पूछता है मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट में तो फट से 4 केस के नाम आपको आ जाने चाहिए। इज इट क्लियर वर्णिका? जैसे ही आपसे कोई बात करता है, मिस्टेक की बात करता है ना कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको सेक्शन पहले 20, 21, 22 और उसके बाद तुरंत आपको पता चलना चाहिए वाइड, वाइडेबल या फिर उसके बाद नॉट वाइडेबल, ये आपको पता चले। उसके बाद आपको केसेस पता हो जाएं कुछ फैक्ट के जरिए, बाकी फैक्ट बहुत सारे बना देंगे। ठीक है, तो क्या केसेस हैं नोट डाउन कीजिए, एक साइड में एक कॉलम बना करके नोट करेंगे। बोल्टन वर्सेस जोन्स,
Boulton, Bolton वर्सेस जॉन्स. Bolton versus Jones, and Candy versus Lindsay, Cundy versus Lindsay, Lindsay. And third is Raffles versus Whistlehans, Raffles, Raffles versus Whistlehans. क्लास में मुस्कान है क्या? हाँ जी. Yes, sir. ओके, करेक्ट. ठीक है. Raffles versus Whistlehans, Raffles, मुस्कान समझ में तुम्हें आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ जी. थोड़ा सा रिदम में रहोगे तो समझ में आएगा. कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो सब अलग चीज़ें हैं, उनका थोड़ा सा अलग रिदम होता है. यहाँ पर रिदम थोड़ा अलग है, इसलिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए और चीज़ों को बाद में भी सर्च करने की कोशिश करिए. ठीक है. कंटेंट अवेलेबल है आपके पास, उस कंटेंट को देखिएगा. स्मिथ वर्सेस हग्स, HUGES. स्मिथ वर्सेस हग्स, HUGES. And last is Foster versus Mackinnon. Foster versus MACKINNON. Mackinnon. हाँ जी, आप लोग कंटेंट ओपन कर लेंगे एक बार प्लीज़. जितने लोग हैं सारे लोग कंटेंट पर जाएंगे और केस एक बार देखेंगे. जस्ट गो टू द केस. क्या नाम है, पहला केस हमने आपको बात की, बोल्टन वर्सेस जॉन्स. हाँ जी. एक कोई भी व्यक्ति आप लोग ओपन करके रीड करेंगे एक बार, फैक्ट और हेल्ड सिर्फ, ताकि आपको सबको समझ में आ जाए कि बोल्टन वर्सेस जॉन्स कैसे रिलेटेड है ये मिस्टेक से, कौन सी मिस्टेक है और कब ये वाइड या वाइडेबल है, क्या रीजन है इसका. जस्ट ओके. हाँ जी. कंटेंट नहीं है क्या आपके पास? Yes, sir. हाँ जी. Yes, sir. हाँ जी. So Bolton versus Jones. Fact: the पेज नंबर plaintiff has पेज नंबर बताइएगा प्लीज इन लोगों को. page number 75. प्लीज आप लोग देखेंगे एक बार. हाँ जी, रीड करिएगा. Yes, sir. Fact: the plaintiff had taken over the business of one Brocklehurst. The defendant used to deal with Brocklehurst and, not knowing of the charge, sent him an order for certain goods. The order was received by the plaintiff, who sent the goods. The defendant came to know of the charge only when he received an invoice, and by that time he had already consumed the goods. The defendant had set off against Brocklehurst and therefore refused to pay the price. The plaintiff sued him. हाँ जी. What was held in this case, please? Yes, sir. Held the defendant not liable. The rule of law is clear that if you propose to make a contract with A, then B cannot substitute himself for A without your consent and to your disadvantage, securing to himself all the benefits of the contract. हाँ जी. एक नीचे का स्टेटमेंट रीड करेंगे जस्टिस ब्रॉमवेल का. Yes, sir. हाँ जी. When anyone makes a contract in which the personality so to spend of the particular party contracted with is important for any reason, whether because it is to write or book or paint a picture or to do any work of personal will, or whether because there is a set of due from that party, no one else is at liberty to step in
and maintain that he is the party contracted with. ओके, तो यहां पर आपने देखा क्या कि मिस्टेकन आइडेंटिटी किसकी बात हुई यहां पर है? हाँ जी, Mistaken identity, sir. मिस्टेकन आइडेंटिटी है, जहां पर आपने देखा कि प्लेंटिफ हैड टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ वन ब्रोकलहर्स्ट। एक पार्टी है जिसका इन्होंने कहा कि जो प्लेंटिफ है उसने चार्ज लिया। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई बिजनेस एक्विजिशन हो जाता है, ठीक है, तो अगर किसी की कोई दुकान बिक गई है या प्रोप्राइटरशिप खत्म हो गई है तो उसने अपना नाम नहीं चेंज किया हुआ है और जो पुराने लोग होते हैं उसी से बिजनेस करने लगते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहा कि द प्लेंटिफ हैड टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ वन ब्रोकलहर्स्ट एंड द डिफेंडेंट यूज टू डील विद ब्रोकलहर्स्ट। दूसरी जो पार्टी है ब्रोकलहर्स्ट के नाम से वो बिजनेस उसके साथ डील करती थी एंड not knowing of the charge sent him an order for certain goods, the order was received by the plaintiff who sent the goods. ब्रोकलहर्स्ट के पास एक ऑर्डर होता है और वो ब्रोकलहर्स्ट क्या होता है, अपनी दुकान बेच के चला गया है बिजनेस, जिसको रिसीव कर लेता है प्लेंटिफ और ऑर्डर को रिप्लाई कर देता है। लेकिन डिफेंडेंट wants to do business with ब्रोकलहर्स्ट but delivery was done by Plaintiff. बट डिफेंडेंट डू नॉट वांट टू डू बिजनेस विद प्लेंटिफ। क्यों? उसे कब पता चलता है बताइए? जब उसको उसका बिल कट के आता है तो पता चलता है कि ये तो किसी और का बिल आ रहा है, ब्रोकलहर्स्ट का नहीं है। क्यों? Yes, sir. तो डिफेंडेंट नॉट लाइबल। क्यों नहीं लाइबल है? क्योंकि वो जिससे बिजनेस करना चाहता था उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिस इज अ फैक्ट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज इज एसेंशियल थिंग। यहाँ पर डिफेंडेंट शैल नॉट बी लाइबल, यहाँ डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आइडेंटिटी, अगर फैक्ट की आइडेंटिटी अगर क्या है, मिस्टेकन आइडेंटिटी है, तो ये वहाँ पर लाइबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें, एक दूसरा केस हम ले लेते हैं यहाँ पर, आइडेंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आइडेंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स। अगर एक व्यक्ति जो कि सॉरी, एक व्यक्ति अगर जो जैसे कि मैं भी अब नाम लेता हूं, फ्यूचर ग्रुप का नाम सुना है आप लोगों ने? क्यों? फ्यूचर ग्रुप का नाम सुना है आप लोगों ने? फ्यूचर ग्रुप का नाम सुना आप लोगों ने? इजी डे का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ जी। तो जो लोग इजी डे की मेंबरशिप लिए हुए हैं, ठीक है, या अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति जो प्रोपराइटर है किसी एक फर्म का, ठीक है, वो प्रोपराइटर वही है बट ही चेंज द नेम, और उसने अपनी उस फर्म का नेम चेंज कर दिया है। और अगर वो बिजनेस करता है, जिसके साथ बिजनेस कर रहा था, तो वो पार्टी कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो इस फर्म से बिजनेस करता हूं, मैं इस फर्म के नाम की बिल आएगी तभी मैं पैसे दूंगा। तो वेदर इट इज एसेंशियल फैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, द फर्म नेम शुड बी करेक्ट। वर्णिका, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मालिक एक है, बस उसने फर्म नेम चेंज किया है अपना, तो क्या जो बिजनेस ए एंड बी का जो बिजनेस चल रहा था, सिर्फ इस वजह से वो वाइडेबल हो जाएगा कि ये बिजनेस नहीं, आप वो आदमी नहीं है? बताइए। जस्ट चलिए कोई बात नहीं है, यहां पर आपको समझ नहीं आएगा ये चीज। एक केस का नाम मैं आपको बताता हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा। नोटन मेटल कंपनी लिमिटेड वर्सेस एड्रिड मेनेट एंड कंपनी लिमिटेड। एक बार पेज नंबर आएंगे आप 76 75 के लास्ट पेज पे जाएंगे प्लीज। एट्रीब्यूट एंड आइडेंटिटी में क्या अंतर है आपको समझ में आएगा, प्लीज जस्ट गो टू द केस नोटन मेटल एंड कंपनी वर्सेस मेनेट एंड कंपनी लिमिटेड। आप लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? Yes, sir. हाँ जी, Sir, पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी। इसका फैक्ट पढ़िए, फैक्ट पढ़िएगा प्लीज एक बार। Yes, sir. Fact, Norton Metal Company Limited versus Adride Minute and Company Limited. Fact, a man named Wallace adopted the name of Hallam and Company, a
non-existent form and by letters placed order for some goods with the plaintiff who complied with the order by sending the goods. Wallis sold the goods to the defendants who acted in good faith. The plaintiff sued the defendant for the value of the goods. हाँ जी, तो Yes, sir. आपने क्या देखा, फैक्ट क्या समझ में आया दिवेंदु, बताइए क्या फैक्ट है यहाँ पर? एक बार ध्यान दीजिएगा, दोबारा से रीड करिएगा प्रियंका, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। फैक्ट समझिए तभी समझ में आएगा एट्रीब्यूट और आइडेंटिटी में क्या अंतर है। Yes, sir. हाँ जी। A man named Wallis adopted the name of Hallam and Company, a non-existent firm, and by letters placed order for some goods with the plaintiff who complied with the order by sending the goods. Wallis sold the goods to the defendant who acted in good faith. The plaintiff sued the defendants for the value of the goods. ओके, तो अगर एक व्यक्ति जो कि अपना नाम दूसरे नाम को अडॉप्ट करके और वो नॉन एग्जिस्टेंट फर्म है, उसने कोई ऑर्डर किया और उसके बाद कोई गुड्स को उसने डिलीवर करा लिया, डिलीवर कराने के बाद पैसा नहीं पे किया, प्लीज़ इसका हेल्ड एक बार रीड करिएगा। Yes, sir. Held the fact of this case were different from those Candy versus Lindsay, as in that case, uh, Blenkiron and Company was a separate entity, and the plaintiff intended to contract only with it. But in this case, there was no separate Holman and Company. Accordingly, the court said, with whom did the plaintiff contract to sell the goods? Clearly, with the written of the letters, if it could have been shown there was a separate entity called Hallam and Company and another entity called Wallis, then the case might have come with the decision within the decisions in Candy versus Lindsay. The contract with Wallis was therefore only voidable for fraud, and it could not be disaffirmed after the defendant had acquired the property in good faith. ओके, इसका मतलब आपको हम समझाते हैं क्या है। देखिए, वेलिस एक आदमी है, उसने एक नया नाम लिया जो कि इन्होंने बताया नाम क्या है कंपनी का, हालमैन एंड कंपनी। दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट फॉर्म, अलग अलग नहीं है दोनों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं। युवा नेता भारतीय जनता पार्टी, दिवेंदु, यस सर। आप एक लेटर पैड बनवा लीजिए और लेटर पैड बनवाने के बाद उसके ऊपर लिख दीजिए कि युवा नेता भारतीय जनता पार्टी, और नीचे अपना जहाँ साइन सिग्नेचर होना है वहाँ पर अपना साइन कर दीजिए और वो लेटर पैड पे आप किसी को दे दीजिए, बोल दीजिए कि ये भेज दीजिएगा सामान। तो युवा नेता मतलब जो है वो पार्टी, तो पैसा किससे लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा? सर भारतीय जनता पार्टी का लिखा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से क्यों लिया जाएगा? आपने युवा नेता सर जनता पार्टी लिखा, नीचे साइन किसने किया है? सर साइन तो मैंने किया है ना। तो साइन आपने क्या किया था? वलीस के नाम से साइन किया होगा ना आपने, क्यों? यस सर। तो बात यही निकल कर आती है कि एक हॉलमैन एंड कंपनी के नाम से अगर आपने ऑर्डर कर दिया है, रिसीव आपने किया है, हॉलमैन एंड कंपनी नाम की कोई एग्जिस्टेंट फर्म नहीं है, क्यों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो जो डिलीवरी लेगा पैसे वही देगा ना, बिकॉज दे वर नॉट बोथ डिफरेंट आइडेंटिटी। क्या है? दिस इज एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट मानेंगे क्या? मैंने अपने नाम से नहीं लिखा है लेटर, लेटर मैंने लिखा हुआ है हालमैन एंड कंपनी। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं अपनी कोचिंग का नाम अगर मैं रख दूं अमित जुडिशरी, ठीक है, अभी कोई रजिस्टर्ड फॉर्म तो है नहीं, क्यों? तो अमित जुडिशरी अगर पेमेंट लेगी तो अमित जुडिशरी पेमेंट कहां लेगी? अपने अकाउंट पे लेगी ना, क्यों? और अगर मैं Yes, sir. अपने अकाउंट पर अगर मैं पेमेंट लेता हूं तो बाद में कहूं कि जाइए आप अमित जुडिशरी से मिलो जाकर के, और अमित जुडिशरी रजिस्टर्ड नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन डायरेक्टली आई एंड द स्टूडेंट्स, क्यों?
Yes, sir. उसका अमित जुडिशरी का कोई संबंध नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर कल को कोई मुझसे कह दे कि सर ऐसा है वैसा है, तो मैं कहूंगा जाइए अमित जुडिशरी से मिलिए जाके। तो अमित जुडिशरी से मिलने का मतलब क्या है? मुझसे मिलना। क्यों? Yes, sir. अगर वो फॉर्म होती तो वो फॉर्म के पास जाता, लेकिन वो फॉर्म तो एग्जिस्टेंट है नहीं। तो यहां पर कहा कि दिस इज एट्रीब्यूट, आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये वाइडेबल नहीं है ये, ठीक है, ये वाइडेबल नहीं कह सकते इसको। वाइडेबल तभी कह सकते हैं जब ये फ्रॉड, क्वेश्चन या कोई ऐसा इस्तेमाल किया गया होता, तो ये मिस्टेक हम इसको वाइडेबल करार कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट अ वाइडेबल। इज इट क्लियर? हाँ जी। बट अब बात आती है कि जो केस रेफर किया गया कैंडी वर्सेस लिंडसे, उस केस में अब आप अगर देखेंगे कि कैसे डिफरेंट है कैंडी वर्सेस लिंडसे इस केस से। यहां पर एक फर्म का नाम जो दिखा रहे हैं दैट इज अ नॉन एग्जिस्टेंट फॉर्म, नॉट रजिस्टर्ड फॉर्म, फॉर्म ही रजिस्टर्ड नहीं है। बट कैंडी वर्सेस लिंडसे में इन्होंने कहा कि ये ब्लेंडकिरॉन एंड कंपनी वाज अ सेपरेट एंटिटी and it is required that कि I would like to do contract with Blenkiron and Company Limited। मैं सिर्फ इसी कंपनी के साथ मैं करना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर ऐसा कोई प्रोविजन दिया हुआ है कि हम सिर्फ फ्यूचर ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो फ्यूचर ग्रुप के साथ अगर कोई तीसरा आदमी आकर के डिलीवरी देता है, वो वाइडेबल नहीं है, वो आइडेंटिटी का क्या है, दैट वॉज अ मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी। इज इट क्लियर? हाँ जी, Yes, sir. क्लियर हुआ आपको? ये समझ में आया देवेंदु? यस सर सर। नहीं आया समझ। नहीं आया समझ में? प्रवीण, हाँ प्रवीण देखिए, सिंगल सी बात है। एक पहली चीज, आप कितना भी अपना नाम बदल लीजिए, जैसे मैंने आपको एक अपना एग्जांपल दिया, अमित जुडिशरी लिख दीजिए, आप एंट्री लेते रहिए। कोई डिस्प्यूट अगर होता है पार्टी के बीच में, तो जिम्मेदार कौन होगा प्रवीण? कौन जिम्मेदार होगा? सर अगर अमित जुडिशरी रजिस्टर होगी तो अमित जुडिशरी होगी। बिल्कुल, अगर रजिस्टर्ड है, अगर वो सेपरेट एंटिटी है तो सेपरेट एंटिटी और पार्टीज। बट अगर बात आती है कि अगर आपकी पार्टी, अगर आपकी वो जो फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहां पर आपने जो केस देखा, इस केस में हॉलमैन एंड कंपनी के नाम से लेटर लिखा गया और डिलीवरी ली गई किसके जरिए? वायरलेस के जरिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये वाइडेबल नहीं कह सकते कि मिस्टेकन आइडेंटिटी में आपने डिलीवर किया, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम कैंडी एंड लिंडसे की, तो बात यह है कि जो ये ब्लैंकिरन एंड कंपनी है वॉज अ सेपरेट एंटिटी एंड प्लेंटिफ इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली विद दैट कंपनी। और अगर कोई चौथा आदमी आकर के डिलीवर कर देता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मैं किससे सामान खरीदना चाहता था? मैं किससे खरीदना चाहता था? मैं सिर्फ उस कंपनी से खरीदना चाहता था जो सेपरेट एंटिटी है, जिसको मैंने कहा कि मैं इससे सामान खरीदूंगा। इज इट क्लियर प्रवीण? यस सर। हाँ जी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है डाउट, सिर्फ आइडेंटिटी और एट्रीब्यूट समझना है आपको। यहां पर क्या समझना है? आइडेंटिटी एंड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो कई सारे नामों के जरिए लेटर लिख रहा है, रजिस्टर्ड कुछ नहीं है, वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा जो अथराइज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो सेपरेट एंटिटी है, ए सेपरेट एंटिटी है, बी सेपरेट एंटिटी है, और ए बी के साथ अगर कोई डी, अगर कोई भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर दोनों सेपरेट एंटिटी हैं तो जिसके साथ कर रहा है वो जिम्मेदार होगा। इज इट क्लियर प्रवीण? यस सर क्लियर। हाँ जी, ओके। तो ये आपने ये दो केसेस देखे। इसके साथ ही एक केस मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, स्मिथ वर्सेस हैगेस एंड फोस्टर वर्सेस मैकिनन। प्लीज सॉरी राफेल्स वर्सेस विसलहंस, एक बार प्लीज देखिएगा। हाँ जी, Yes, sir. प्लीज जस्ट वेट, एक केस का नाम और नोट करिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में बहुत दिक्कत करता है। प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा इन केसेस को, यूपीएससी तक मैं आपको बता दूं ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक केस का और नाम नोट करिए, गुस्टाव कॉर्टिरियर वर्सेस रॉबर्ट हेस्टी। देखिए ये मैचिंग में आते हैं ये, कि कहां से रिलेटेड है, ठीक है। गुस्टाव वर्सेस रॉबर्ट हेस्टी, पेज नंबर एक बार आइएगा 76 पर ही देखिएगा, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। हाँ जी, एक बार रीड करिएगा, बस इनको आप ब्रीफ थोड़ा सा रीड कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए,
कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, वो वहाँ पर लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ जी, वर्णिका प्लीज रीड करिए एक बार। हाँ Yes, जी, sir. हाँ जी। In the case of Gustavus Courtier versus Robert Hasty, हाईलाइट, हाँ जी, हाईलाइट कर लीजिए, कई बार पूछा गया केस है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर यानी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, प्लीज। the defendant was employed to sell the plaintiff's cargo, which was on voyage. After the defendant had sold the cargo to a third person, it was discovered that the cargo, having been damaged by bad weather, had been sold at an intermediate part. The buyer repudiated the contract, and the defendant, being Del Credre, sir, is डेल it क्रेडियर Del? एजेंट, डेल क्रेडियर एजेंट, हाँ। Del Credit agent was sued for the price. It was held, but he was held not liable. Lord Cranworth said the contract plainly imports that there was something which was to be sold at the time of the contract and something to be purchased. But as the good had been totally lost before the contract was made, the contract was void ab initio. ओके, अब आपने देखा ये इस केस को कि कॉर्टियर वर्सेस हेस्टी, क्या है केस का नाम पूरा आपने देखा, कॉर्टेरियर वर्सेस रॉबर्ट हेस्टी, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो एक तरीके का ये मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है सब्जेक्ट मैटर की, वो सब्जेक्ट मैटर की मिस्टेक क्या है कि टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है सब्जेक्ट मैटर। तो अगर कोई सब्जेक्ट मैटर टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है जो कि पता नहीं है किसी को, ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है तो ये माना जाएगा कि क्या है, ये वॉइड अब इनिशियो है। एक इम्पॉसिबिलिटी में भी इसको हम रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं इसे हम, प्रियंका? सर वन काइंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी हाँ में। जी, हाँ जी, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेशन में भी रख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि कार्गो, ये जो कार्गो शिप है, ये सामान डिलीवर होना था और पहले से ही डील हो चुकी थी, लेकिन क्या हुआ रास्ते में, क्या हुआ, ये इसको बैड वेदर की वजह से नुकसान हुआ और रास्ते में ही इसको उतारना पड़ गया, बेचना पड़ गया। तो इस वजह से क्या है कि ये फ्रस्ट्रेट हुआ कॉन्ट्रैक्ट और ये सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसे वॉइड किया गया और वाइड अब इनिशियो है ये, ठीक है। इसके बाद ही अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर एक दो चीज़ें और आ जाती हैं कि एक तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जब हम बात करते हैं किसी के दो पर्सन हैं, मीटिंग ऑफ माइंड है, तो दोनों को सब्जेक्ट मैटर फ्रस्ट्रेट हो गया तो दोनों को पता नहीं था, ठीक है, इट्स ओके। सेकेंड थिंग, मिस्टेक एज टू टाइटल और राइट्स। तो हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि टाइटल और राइट्स के बारे में आपको अनुमान लगाना चाहिए, जाकर के जानकारी लेनी चाहिए। क्यों, क्या है, जब आप कुछ खरीदते हैं तो आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में वेरिफिकेशन नहीं किया अगर, और ऐसा वेरिफिकेशन जो कि जरूरी है अगर, तो वहां पर वो वाइड हो सकता है अगर आपने ऐसा कुछ किया है। जैसे अगर आपने SC ST की जमीन खरीद ली बिना पूछे बताए किसी से, रजिस्टर करा लिया आपने, तो क्या पता होगा प्रियंका, आप खरीद सकते हैं, तो वाइड हो जाएगा ना फिर। यस सर। वो वाइड हो जाएगा, वो डीड क्या होगी, वॉइड सर। डीड वाइड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मिस्टेक एज टू टाइटल और राइट्स, अगर ऐसे कोई टाइटल और राइट्स हैं तो वो डीड वाइड हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर इन द माइंड, मेरे दिमाग में चल रहा था कि अच्छा ए परचेज हॉर्स ऑफ बी, और बी के पास 4-5 घोड़े हैं उसके पास। मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने वाइट वाला खरीदा है, लेकिन जिसने बेचा है उसने ब्लैक हॉर्स बेचा है। तो ये क्या है, टू डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर इन डिफरेंट माइंड्स। बेचने वाले के दिमाग में ये चल रहा था कि काला, मेरे दिमाग में चल रहा था वाइट। तो ये क्या है, दिस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर इन द माइंड, तो वहां पर वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही एक थर्ड है मिस्टेक एज सब्सटेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्सटेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें तो क्वालिटी के बारे में बात कर सकते हैं सब्सटेंस की। तो अगर किसी ने कहा कि मुझे धान चाहिए, तो धान चाहिए, धान का मतलब पैडी क्रॉप अगर कहे किसी ने खरीदने के लिए, तो पैडी क्रॉप का मतलब साफ सुथरा पैडी क्रॉप, पर्णिका, और मर्चेंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। कैसी होनी चाहिए, मर्चेंटेबल क्वालिटी। मर्चेंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप मैंने कह दिया कि मुझे पैडी चाहिए तो आपने क्या किया,
कूड़ा करकट जो भी है रखा हुआ है, भरा हुआ है, आपने उसको दे दिया मुझको, तो ये क्या है? दिस सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ऐसी मिस्टेक अगर है तो वो वाइड हो जाएगा। इसके साथ ही मिस्टेक एज टू नेचर टू द प्रॉमिस, अब प्रॉमिस किस नेचर का किया गया है, ये एक डिफरेंट कॉज बन जाता है। केस का नाम मैं आपको बताता हूं, स्मिथ वर्सेस रैफेल्स वर्सेस विचेलहैंस। एक बार प्लीज जाइएगा थोड़ा सा, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर इन माइंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट केस है, रैफेल्स वर्सेस विचेलहैंस। Yes, sir. हाँ जी, एक बार The defendant bought of the plaintiff a quantity of Surat cotton to arrive express from Bombay. Two ships with name Peerless sailed from Bombay, one in October, which the defendant had in mind, and the other in December, which the plaintiff had in mind. ओके, करेक्ट। यहां पर देखिए क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर इन माइंड। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, कि देखिए डिलीवरी आपकी जो आने वाली है वो हमको आप क्या करिए, सूरत कॉटन दीजिएगा और ये पैसा लीजिए। पैसा देते समय ए के दिमाग में था कि जो दिसंबर में लॉट आ रही है वो खरीदेंगे हम, और बेचने वाले के दिमाग में था कि खरीदने वाले के दिमाग में था कि नवंबर में जो लॉट आ रही वो हमको मिलेगी, लेकिन बेचने वाले के दिमाग में क्या था, जो दिसंबर में आ रहा है वो आपको मिलेगा। तो बोथ पर्सन हैज डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर इन हिज माइंड, दिस इज अ मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। यहां So पर this is mutual mistake. हाँ, ऑफ कोर्स, ये क्या है, दिस इज अ म्यूचुअल मिस्टेक, करेक्ट है। तो ये म्यूचुअल मिस्टेक है, और म्यूचुअल मिस्टेक हुई है तो क्या है, द कोर्ट सेड द डिफेंडेंट मेंट one peerless and the defendant plaintiff another, that being so there was no consensus at Adam and there was no concluded contract, no binding contract void under section 20। कैसा है ये, क्या होगा ये, अगर हम बात करें इंडियन लॉ में तो क्या हो जाएगा, ये वाइड हो जाएगा ना अंडर सेक्शन 20। इज इट क्लियर, Yes, sir. इज इट क्लियर? क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर इन द माइंड ऑफ बोथ पर्सन, दोनों के दिमाग में अलग अलग सब्जेक्ट मैटर है। इज इट क्लियर? राफेल्स वर्सेस विचेलहैंस, हाँ, ये इंपॉर्टेंट केस हैं। देखो जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बोल्टन वर्सेस जोन्स, कॉर्टियर वर्सेस हेस्टी एंड राफेल्स वर्सेस विचेलहैंस। ये मेरे एक ही टिप पर याद हो रहे हैं इसलिए क्योंकि ये मेरे इतने इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं जो कई बार क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। ठीक है प्रियंका, ये क्वेश्चन कभी मिला तुम्हें अभी तक, एग्जाम दिया? सर एक दो बार देखा है सर, प्रैक्टिस में देखा था, वो मैथ कॉर्टियर, में फॉलो नहीं हाँ होता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्टियर वर्सेस हेस्टी तो बहुत आता है क्योंकि ये पता नहीं चल पाता है अच्छे से, बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए ये केसेस प्लीज आप लोग टिप पर रखेंगे। क्या है, बोल्टन वर्सेस जोन्स, कॉर्टियर वर्सेस हेस्टी एंड स्मिथ एंड राफेल्स वर्सेस विचेलहैंस एंड स्मिथ वर्सेस हेजर्स। इस नेक्स्ट केस प्लीज तेजी से रीड करिए प्लीज। हाँ जी, द नेक्स्ट केस प्लीज। Sir, Smith versus Hughes हाँ deals with mistake as to substance and quality of subject matter. हाँ जी, Fact, there was sale of parcel of oats by sample by A to B. B refused to accept the delivery of oats on the ground that he thought that the oats were old when in fact they were new. A said B for A said B for damages for non-acceptance. ओके। तो यहाँ पर बात आती है कि ए ने एक ऑर्डर किया है कि मुझे कुछ ओट्स चाहिए, जो कि मुझे अब ओट्स चाहिए, आपने ऑर्डर कर दिया कि मुझे ओट्स चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है, आप लोग ऑनलाइन मंगाते हैं कोई सामान तो आप लोग फिर देखते हैं कि अरे ये तो एकदम बेकार ही आ गया, क्यों? Yes, sir. आप लोगों से होती है कभी ऐसी गलती? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. आप देखते होंगे कि जब कोई ऐसा सामान वो बेचते हैं तो कहते हैं कि एक्सचेंज करेंगे, रिटर्न नहीं। क्या करते हैं हम, अगर कोई साइज छोटा बड़ा हो जाएगा तो हम ले लेंगे, लेकिन आप पैसा वापस नहीं करेंगे हम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या है, इट अ मिस्टेक, इट इज नॉट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। देवेंदु, क्यों नहीं वापस करेंगे? sir. क्यों नहीं वापस करेंगे? क्योंकि द फैक्ट इज नॉट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। फैक्ट क्या था, हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था कि ये कपड़ा आप ले जाइए, बिक गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, करेक्ट। अब आप चाहते हैं कि नहीं नहीं हम रिटर्न करना चाहते हैं, हम नहीं लेना चाहते, इसको, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी नहीं अच्छी है, क्वालिटी तो आपको तब देखनी चाहिए थी जब लिया था आपने। क्यों? साइज अगर आपको छोटा बड़ा हो रहा है तो आप 32 नहीं
34 ले लीजिए, 36 ले लीजिए, 37 ले लीजिए। तो यहां पर भी सेम चीज है, डिफेंडेंट ब्रॉट ऑफ द प्लेंटिफ अ क्वांटिटी ऑफ सॉरी देयर वाज सेल ऑफ पार्सल ऑफ ओट्स बाय सैंपल। सैंपल के जरिए ओट्स की सेल हुई। सैंपल देखा तो उसे पता चला कि सैंपल देखने के बाद लगा कि अच्छा सूखे हुए ओट्स मिलेंगे हमको, एकदम पुराने मिलेंगे। इससे क्या हुआ कि नए पकड़ा दिए गए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं हमको तो ओल्ड वाले चाहिए थे, हम न्यू नहीं चाहते हैं क्योंकि न्यू नहीं अच्छे होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा देखिए क्या है कि इट वॉज हेल्ड दैट देयर वाज नो मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। किसी तरीके की कोई बदलाव नहीं है। आपने वोट बेचा, वोट खरीदा। अब ये मत बताइए कि ये 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, ये तो जस्ट अभी का टूटा हुआ आप हमको दे रहे हैं। तो ये क्या है, इट इज an essential part of a contract by merely as the age of oats. The contract in this case was not for the sale of old oats but of a specific parcel by sample. आपने जब सैंपल देखा था तो क्या हुआ, आपने एक्सेप्ट किया, क्यों वर्णिका? दिस इज अ सेल बाई sample. When you accepted the sample, when you have confirmed that sample is okay, तो आपको सैंपल के मुताबिक दिया जा रहा है ना, क्यों प्रवीण? Yes, sir. But the age of oats is not essential fact to the contract and it is not a void. Is it clear? केस का नाम प्लीज बताएंगे आप हमें? Sir, Smith versus Hughes. स्मिथ वर्सेस ह्यूगेस। हाँ जी हाँ जी। लास्ट केस है फोस्टर वर्सेस मैकिन्सन। प्लीज एक बार रीड करिएगा। समझ में आया प्रवीण आपको ये? प्रवीण यस सर, समझ आ गया सर। ओवरऑल यही है ना, क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इसेंशियल, देखिए एक लाइन मैंने आपको बोली थी, हाईलाइट कराया था कि इसेंशियल फैक्ट इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर इज अ मिस्टेक, बोथ पार्टीज एट मिस्टेक to the fact essential to the contract, it's void. One party has mistake, voidable. Okay, not voidable. Okay, and mistake of law enforced in India is not voidable. Mistake of law not enforced in India equivalent to the mistake of fact and it is a void. Is it clear? हाँ जी। यस सर। ओके, इसके बाद एक लास्ट केस फोस्टर वर्सेस मैकिन्सन। प्लीज एक बार लास्ट प्लेस पे जाइए। हाँ जी वर्णिका प्लीज। आप लोग इंतजार मत किया करिए, एक एक करके सभी लोग कोशिश करिए कि रेट करने की। ठीक है, हाँ जी दिवेंदु। यस सर। हाँ जी रीड करिए। Sir, documents mistakenly signed or non-est factum. The defense of non-est factum नहीं नहीं, enables a फोस्टर वर्सेस मैकिन्सन। Okay, sir. हाँ जी। In the case of Foster versus Mackinnon, हाँ मैकिनन। seems, yes, sir. It seems plain or principle and on authority that if a blind man or man who cannot read or who for some reason, not implyingly negligence, forbears to read, has a written contract falsely who for read over to him, the reader misreading it to such a degree that the written contract is of a nature altogether different from the contract pretended to be read from the paper which the blind or illiterate man afterwards signs, then at least if there be no negligence, the signature so obtained is of no force and it is invalid not merely on the ground of fraud, where fraud exists, but on the grounds that the mind of the signer did not accompany the signature, in the words that he never intended to sign, and therefore the contempt of law never did sign the contract to which his name is appeared. ओके, एक वर्ड आप लोग नोट कर लेंगे, नॉन ईस्ट फैक्टम। तान्या, नॉन ईस्ट फैक्टम ये पूछा जाता है आप लोग प्लीज, एलएलएम वगैरह में बहुत तेजी से इस वर्ड को देख लेते हैं लोग। नॉन ईस्ट फैक्टम, नॉन ईस्ट फैक्टम। हाँ जी, क्या मतलब इसका प्रियंका बताइए। Sir, it means, sir, the defense of non-est factum enables a person who has signed a contract to say that it is not his document because he signed it under some mistake. ओके,
इसका मतलब प्रवीण बता सकते हैं आप, ये जो आपने पढ़ा है, ये आपने जो पढ़ा है, नॉन इज फैक्टम इज फैक्ट थिंग्स आर विदाउट फैक्ट, हाँ, थिंग्स डन विदाउट इंटेंशन, या फैक्ट Willingness. डन विदाउट इंटेंशन। ओके, नॉन इज फैक्टम क्या है? फैक्ट कंफर्म विदाउट इंटेंशन। ओके, तो आपको बात निकल कर ये आती है कि डिफेंस ऑफ नॉन इज फैक्टम यहां पर लिया गया फोस्टर वर्सेस मैकिनन, कि एक व्यक्ति, द पर्सन हु इज नॉट एबल टू राइट, एबल टू रीड, एबल टू अंडरस्टैंड, या फिर ब्लाइंड मैन अगर हम बात करें, तो द पर्सन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट या नेचर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट क्या है, ये रेंट एग्रीमेंट है या फिर ये उसकी डीड है, सेल डीड है। इफ ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट एंड ही हैज साइंड विदाउट इंटेंशन टू साइन विद दैट इंटेंशन टू सेल दैट प्रॉपर्टी। अगर मैं रेंट पर देने की बात कर रहा था और तुम सेल मुझसे करवा लोगे, तो मैंने इंटेंशन किसका था? रेंट पर देने का था, बट यू हैव टेकन माई एसेंट फॉर द सेल डीड। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो दिस इज नॉट ओनली अ फ्रॉड, it is without intention and there is not a consensus at Adam and no intention, no consent is given for the document was signed without intention, and at the time when he has signed that document he does not have intention to sell that property, he does not have particular intent for that purpose, so this was a non-is factor. Okay, is it clear? तो ये क्या माना जाएगा? दिस इज अ मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ द फैक्ट। किसके लिए? नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट या नेचर ऑफ द फैक्ट। उस फैक्ट के नेचर को नहीं समझ पाया, इसलिए ये मिस्टेक है, दैट वाज अ वाइड, ये वाइड माना जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. केसेस आप लोग प्लीज एक बार केसेस रिपीट करेंगे, क्या क्या केस डिस्कस किए हमने, व्हाट आर द केसेस? Sir, Bulton versus George, Candy versus Lindsay, Raffles versus Mitchell Hans, हाँ जी, Smith versus Hughes, Foster versus McNinnon, and the last one is Gustavus Couturier versus Robert Hasty. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मिस्टेक। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है बहुत कुछ ऐसा नहीं था ज़्यादा कुछ, क्यों? हाँ जी, Yeah. कोई डाउट है किसी को? ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास कल से हम क्लास करेंगे, और आज तो मतलब मैं आया अभी उतना ज़्यादा, ठीक है? कल से हम क्लास करेंगे और दिन में क्लास रखेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? Yes, sir. दिन में क्लास रखेंगे, क्योंकि सर मुझे कितना टाइम रहेगा सर? क्लास हम आप लोग बता दीजिएगा थोड़ा सा मुझे कि क्या टाइम फ्री रहेंगे आप लोग, ठीक है? क्योंकि मेरे पास भी सर टाइम दिन में सर यूनिवर्सिटी भी जाना रहता है। संडे की बात कर रहे हैं कि अदर डे भी? नहीं नहीं नहीं, अब एक्चुअली मैं सारे डेज की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में मुझे, क्योंकि अब शाम को थोड़ा सा काम, प्लीज प्लीज, नहीं नहीं, शाम को टाइम की बात अखिलेश नहीं, मेरे पास बड़ा बाउंडेशन है टाइम का, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। रिकॉर्डिंग हो जाती है, आप लोग रिकॉर्डिंग से भी कवर कर लिया करिए कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है? दैट विल बी ओपन फॉर यू, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास जितना समय है ना, उस समय का मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ, ठीक है? अब इसके बाद फिर क्या होता है ना, एकदम से मुझे क्लास लेना पड़ता है, तो अच्छा भी नहीं हो पाता है इस क्लास अच्छे से, ठीक है? दिन मेरे पास पूरा फ्री है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं कोशिश करूँ कि कम से कम पढ़ाता रहूँ आप लोगों को, ठीक है? और ये एविडेंस ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास के बाद कोई शाम मीटिंग में कोई क्लास नहीं रहेगी, सिर्फ 2 ही क्लास रखेंगे, और 2 भी नहीं, धीरे धीरे 1 क्लास करेंगे, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हैं देवेंदु? Yes. क्योंकि अब आप लोग 7-8 सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? अब आपको 1 क्लास और उसके बाद टेस्ट, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। अब आप मतलब भर को आप पढ़ चुके हैं, आपकी लेवल हो चुका, आप सीपीएस सीआरपीसी एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट मतलब भर को हो गया, इससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है? अब मैं आपको बुक बताऊंगा, और आपको अच्छे से मैं आपको जो मेन निकालने का तरीका है जो वो लीजिए, अब चक्कर में मत पड़िए लोगों के, ठीक है? आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है अच्छा खासा, मेंस के ऊपर फोकस करिए, प्रीवी तो आपका यूं निकलेगा, मैं लिख के देता हूँ। जनरल नॉलेज जिसने तैयार कर ली इंग्लिश, वो अपना आराम से निकाल देगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? और कोशिश करेंगे कि शाम को क्लास करेंगे। अब थोड़ा सा मेरा ये 4 अप्रैल को ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइनिंग में देखते हैं, अगर मुझे सेपरेट अगर एकोमोडेशन देंगे वो लोग, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मैनेज कर लूँगा मैं।
अगर वो डबल अकोमोडेशन देंगे तो फिर मुश्किल पड़ेगी, तो डिपेंड करता है क्या हो। लेकिन अभी ये जो मैं होली में नहीं जा रहा हूँ घर, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्लासेस आपके रेगुलर चलती रहें। जो लोग घर जाएंगे वो लोग बाद में अपनी रिकॉर्डेड क्लास से कंप्लीट कर लेंगे। इज इट क्लियर वर्णिका? Yes, sir. ठीक है, क्लासेस पोस्टपोन नहीं Sir, करेंगे। what about the morning classes, मॉर्निंग 6 to क्लासेस 8? मॉर्निंग क्लासेस चलेंगी जब तक अभी मैं हूँ, 1 अप्रैल तक तो चलेंगी सारी क्लासेस। ठीक है, तब तक कोशिश करेंगे कि शायद खत्म भी हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा और एविडेंस भी खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? सर ज्वाइनिंग आपके दिल्ली में नहीं है क्या? नहीं नहीं, नागपुर जाना है अभी ट्रेनिंग के लिए। ओके सर। हाँ जी, तो ये है कि आपकी क्लासेस एविडेंस खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ये भी 2 मेजर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका बचेगा इंटरनेशनल लॉ और बाकी के सब्जेक्ट जो भी आते रहेंगे देखेंगे। ठीक है, एक टीपी है, एक हाँ हाँ, रिक्वेस्ट है टीपीए, सर, करेक्ट करेक्ट, टीपीए, TPA करवा बिल्कुल बिल्कुल, दीजिएगा। टीपीए पढ़ा देंगे। हाँ, टीपीए कर देंगे, टीपीए पढ़ा हुआ है सारा सब्जेक्ट, तो टीपीए हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा ये है कि आप लोग अब कोशिश करिए अपना कंटेंट रिवाइज करिए, जितना टाइम आपको मिलता है ना, क्लास नहीं होती है, सीधा रिवीजन पे अपने रखिए। ठीक है, उसको आप रिवाइज करिए। और छोटे वाले एक्ट क्या हैं, इनको एक बार गो थ्रू करिए। आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, गो थ्रू करिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जुडिशरी में नहीं पढ़ा पाते हैं टीचर, कोचिंग से नहीं सब कुछ हो पाता है, आपको अपनी स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे नहीं पढ़ पाते थे, सारे लिमिटेशन ये सब आपके पास तो रिकॉर्ड है, वो जो पढ़ लीजिए। लेकिन अब जुवेनाइल जस्टिस है, ये चीज़ें हैं, इनको आप गो थ्रू कर लीजिए थोड़ा सा। अब तो समझदार हो गए हैं, मुझे लगता है कि अब आप डिकोड कर पा रहे हैं। क्यों? डायरेक्ट पढ़ पा रहे हैं ना अब? क्यों? यस सर। अब तो डायरेक्ट पढ़ ले रहे हैं ना। अब तो मुझे लगता है कि अब जितना मैंने बता दिया है, जिस तरीके से मैंने पढ़ा दिया है, शायद आप हर डायरेक्ट पे आप वही मेथड अप्लाई करते होंगे। क्यों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जिस वे से Yes, पढ़ाया है, जिस वे से पढ़ाया है, वही वे आप हर बैरेक पे अप्लाई करिए। देखिए डेफिनेशन क्लॉज में कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जिनको पहले पढ़ लेना है, जिनमें हमें आगे सहूलियत मिलेगी। ठीक है, और बाकी कल मॉर्निंग से एविडेंस, और दिन में मैं सोच रहा हूँ कि एक टाइमिंग कोई बता दीजिए आप लोग, दिन में जो क्लास करने की, 2 से 3 कर लेते हैं। क्यों प्रियंका? यस सर। 2 से 3, और जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे वो लोग लाइव क्लास ना लेकर के रिकॉर्डिंग से सर कंप्लीट। 3 के बाद कर दीजिए सर। 3 के बाद, 3 से 4, सर 3 Yes, to sir. 4 कर दीजिए। 3 to 4। वर्णिका? ये भी ठीक है सर। ठीक है, 3 to 4 कर देंगे। जो लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे वो अपनी शाम को रात में अपना अटेंड कर लीजिए। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ जी, चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. वेलकम वेलकम थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।